हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस सोशोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी इंडियन सोसाइटी की हम स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जानेंगे, डिफरेंट राइटर्स, ऑथर्स, सोशोलॉजिस्ट के ने क्या व्यू अपना दिया उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आफ्टर द 1850s यानी कि 1850 के बाद की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन। सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बाय दैट टाइम ब्रिटिश रूल वॉज एक्सटेंडेड टू द होल टेरिटरी, यानी पूरे भारत में उनका साम्राज्य, उनका शासन फैल चुका था। नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज एक्सटेंडेड बाय राइटिंग्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, academic theologists, ethnographers and industry experts. The process was supplemented by the establishment of Western education and by tremendous expansion of the एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो आप सभी को पता है, जो क्रिश्चियनिटी फैली ये सब वहाँ इन ब्रिटेन से ही आ रही थी। वेस्टर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फैल चुका था, यानी कि वो चाहते थे कि हमारी एजुकेशन को इंडिया में लागू किया जाए, ठीक है, ओके। क्योंकि वो खुद को बहुत ज़्यादा कल्चर्ड, बहुत ज़्यादा मैनर्ड मानते थे, ऐसा ब्रिटिशर्स खुद को समझते थे। तो वो चाहते थे कि यहाँ के जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा इल मैनर्ड है, उनको कोई कल्चर का समझ नहीं है, उनमें कोई मतलब कह सकते हैं कि मैनर नहीं है, तो वही सब सिखा रहे थे, ठीक है, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्यू एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो हेल्प्ड इन इनरिचिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मैनी अदर एलिमेंट्स लाइक जॉइंट फैमिली, जजमानी सिस्टम, कस्टमरी लॉज एंड पंचायती राज वर स्टडीड अलॉन्ग विद प्रीवियस एलिमेंट्स। तो ये सारे जितने भी आपने अभी नाम सुना, जैसे पंचायती राज हो गया ना, जजमानी सिस्टम हो गया, जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम था, कस्टमरी लॉज थे, ये सब क्या हो रहे थे, एक तरह से इनको पढ़ा जा रहा था अच्छे से, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रीवियस एलिमेंट्स थे उनको भी स्टडी किया जा रहा था, ठीक है। एट द मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल की बात हो रही है। हिस्टोरिकल वर्क्स वर यूज टू जनरेट अ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी विदाउट सप्लीमेंटिंग इट विद द फील्ड स्टडीज। अर्ली पॉइनर्स ऑफ द डिसिप्लिन वर पैट्रिक गिडेस एंड घुरे का नाम सुना होगा, GS घुरे, ठीक है। इन बॉम्बे राधा कमल मुखर्जी एंड DP मुखर्जी इन लखनऊ एंड AR वाडिया इन मैसूर अमंग अदर्स। तो ये सारे क्या हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, सोशोलॉजी को बहुत एनरिच किया है। इन्हीं महान विभूतियों के कारण जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा डिसिप्लिन है सोशोलॉजी, वो इतना समृद्ध बनता है। तो देख लीजिए, मेजर एरियाज ऑफ फोकस ऑफ द डिसिप्लिन इन इंडिया वर, पहला है इंडियन फिलोसफी, सेकेंड है ओरिएंटोलॉजी एंड इंडोलॉजी, थर्ड है एथनिक एंड सोशल सर्वे एंड फोर्थ है हिस्ट्री, ठीक है। तो घुरिये वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फोर करंट्स एंड ही मेड अ स्टडी ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, ट्राइब्स का, कल्चर्स का, सिटीज़ का, रिलीजन्स का एंड ट्रेड का, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी यानी RK मुखर्जी, इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड वेस्टर्न एनालिसिस। तो इंडियन इंटेलेक्चुअल लाइफ और वेस्टर्न जो सारा कह सकते हैं एजुकेशन, वहाँ का लिटरेचर, वो सब भी क्या है, उसको स्टडी कर रहे थे, उसकी एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। सोशोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन बाय सर पैट्रिक गेट्स, या गिडेस भी पढ़ सकते हैं, इन 1919 यानी 1919 की बात हो रही है, इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन द सेम ईयर व्हेन वेबर इस्टेब्लिश द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन जर्मनी। तो यहाँ इंडिया में सर पैट्रिक गेडस ने 1919 में इस्टेब्लिश किया, और उसी समय जर्मनी में मैक्स वेबर ये ऐसा काम कर रहे थे। सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट कहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं ना, वेबर, ठीक है। लेटर अ सेपरेट डिपार्टमेंट वाज आल्सो इस्टेब्लिश इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके, एंड मैसूर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इट वॉज at this time that understanding of Indian society came in the domain of the sociologists. Many perspectives slowly emerged, ठीक है, धीरे धीरे emerge हो रहे थे ये सारे perspectives भी। Before independence, primarily a book view was taken by the scholars. This approach of studying Indian society using historical text came to be known as Indology. तो Indology कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे हिस्टोरिकल टेक्स्ट का यूज़ करके, है ना, जो हमारा जो अप्रोच होता है स्टडी का, उसको हम करते हैं। यानी एक तो इंडोलॉजी, इंडो से ही समझ लीजिए कि इंडियन सोसाइटी की स्टडी हो रही है, ठीक है, लेकिन हम कहाँ से इसको उठाते हैं, हिस्टोरिकल सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं, ठीक है। और
प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उस सोसाइटी में कैसे उसका इवोल्यूशन होता है, ये सब स्टडी करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो सारा स्टडी करते हैं, ठीक है। लिटरली मीनिंग द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी एंड कल्चर। तो इंडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलोसफी, लिटरेचर, ये सब हम कल्चर, ये सब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। G.S. घुर्रे वॉज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी एंड इंडियोलॉजी। तो इंडियोलॉजी के फादर कौन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, G.S. घुर्रे, ठीक है। In 1940s, the discipline got recognition in other universities as well. तो 1940 के बाद अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सोशोलॉजी का जो डिसिप्लिन है इसको मान्यता मिलने लगी, इसकी पहचान बनने लगी, ठीक है। Okay, early sociological thought in India was also influenced by the ideology of Indian freedom struggle and by the uniqueness of Indian culture and thought. तो देखिए जब इंडियन कल्चर एंड थॉट हम पढ़ते हैं तो सोशोलॉजी का भी रोल आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे और किसके साथ साथ लेकर पढ़ते हैं हम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हमने किया अपनी आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जितनी भी गतिविधियाँ हुई, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जितने मूवमेंट्स हमने किए, वो भी स्टडी करते ही करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी बाय द घुर्रे, D.P. मुखर्जी etc. Interdisciplinary and cultural approach was taken by the Lucknow school, okay. At an institutional level, Indian Sociological Survey was formed in 1951. तो Indian Sociological Survey जिसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ISS, ठीक है, was formed in 1951 as a platform for exchange of thought and to promote the cause of discipline in India. अब देखिए कोई भी डिसिप्लिन आता है तो उसका कारण भी कुछ ना कुछ बनते हैं, क्यों हम स्टडी करें, क्यों स्टडी होनी चाहिए, ये सारे कारण भी बता ही रहे थे और प्रमोट कर रहे थे कि ये डिसिप्लिन कहाँ तक जा सकता है, इसका कितना एक्सपेंशन हो सकता है। आप देखिए आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को पढ़ते हैं तो उसमें एक्सटेंड एंड स्कोप जरूर पूछा जाता है, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स में, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है तो इसलिए मुझे पता है, इसीलिए पूछा जाता है कि उससे विद्यार्थी की समझ कितनी है उस सब्जेक्ट के प्रति, वो भी पता चलता है, वो क्या क्या उस 500 शब्दों में, 250 शब्दों में या 200 शब्दों में कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है और क्या क्या उसमें इंक्लूड कर सकता है। ये व्यक्ति विशेष यानी विद्यार्थी का अपना एक राइटिंग स्किल होता है, ठीक है। वो तभी डेवलप होता है जब हद से ज़्यादा आप पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उसे लिखते भी हैं। बंद कर दीजिए किताब, जो भी आपने पढ़ा उसे अपने आप से लिखिए कि आपकी क्या समझ उसके प्रति हुई है, तभी आप दूसरे को समझा भी पाएंगे ना। The society was founded by none other than G.S. घुर्रे. घुर्रे also started a journal, इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया जिसका नाम है Sociological Bulletin in 1952, ठीक है। After India's independence, sociology developed more scientifically and it was also influenced by structural functionalism. In 1950s, M.N. Srinivas का नाम आपने सुना होगा, introduced this perspective in his famous study of Crooks of Mysore, इनकी स्टडी है, ठीक है, and emphasized on field view, यानी कि field view का मतलब है कि जहाँ जो स्टडी की जा रही है वहाँ जाकर स्टडी करना, यानी मान लीजिए सपोज डैट आप लखनऊ सिटी का स्टडी कर रहे हैं तो लखनऊ में रहकर करिए, फिर फील्ड में उतरिए तब जाके होगा। एम्फेसिस वाज लेड ऑन फैक्चुअल एम्पिरिकल सर्वेइंग एंड फील्ड स्टडीज़ इन प्लेस ऑफ थियोलॉजिकल एंड ट्रेडिशनल इशूज़। तो पुराने लोग इशूज़ को छोड़ करके वहाँ जाके वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों को स्टडी करिए, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं, क्या क्या उसमें किया जाना चाहिए ताकि इन सबको हम दूर कर सकें, ठीक है। अब आ जाइए हम डायरेक्टली स्विच ऑन कर देते हैं इंडोलॉजी पे, थोड़ा सा कर लेते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद कल इसका बाकी का पार्ट करेंगे। तो इंडोलॉजी देखिए, इंडोलॉजी लिटरली मीन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, जहाँ पे सिस्टमैटिक स्टडी किसकी की जा रही है, इंडियन सोसाइटी की और कल्चर की। याद हो गई डेफिनेशन, ओके। टास्क ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट। इनको अंडरलाइन करिए, किन की स्टडी हो रही है और सोसाइटी किसके बेस पे स्टडी किया जाएगा, यानी सोसाइटी को। तो देख रहे रिलीजियस टेक्स्ट देखे जाएंगे उसमें, एंशियंट लीगल एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है। लिटरेरी वर्क, मान लीजिए किसी का वर्क है उस एरा में का, एंड इवन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि पुरातत्व विभाग जो एविडेंस इकट्ठा करता है उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। समझ गए। इन दिस वे this approach is different from the western approaches which are deemed unsuitable in Indian context. Religious texts like Mahabharata, Ramayana, Vedas, Upanishad and Smritis and historical texts like, historical texts में क्या आ रहा है, Cotles
अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रैवलॉग्स यानी जो ट्रैवल करके बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं ना, उसको ट्रैवलॉग्स बोलते हैं, लाइक दोज ऑफ मेगास्थनीज, ठीक है, उसकी इंडिका। Phrygian writings and inscriptions by the kings and other archaeological evidences were all used for the study of Indian society. Okay, fine. Indology emphasizes upon study of Indian languages, ideas, beliefs, customs. देखिए कस्टम की बहुत ज़्यादा मान्यता है, स्पेशली लॉ में भी पढ़ाया जाता है इसको कि कस्टम से आप ये जान पाते हैं कि वो जो रीति है, वो जो उनके अपने जो कुछ उन्होंने इन्वॉल्व किया, मान लीजिए कोई सोसाइटी है, उसका अपना एक कोई कस्टम है, मान लीजिए वहाँ पे कुछ करने से पहले कुछ राइट्स रिचुअल्स किए जाते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक तरह से उसका ट्रांसफ़र होता है और उसकी मान्यता भी होती है विद इन द ब्रॉड परव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। कल्चर इज़ द सेंट्रल प्रमाइस ऑन विच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ बिल्ट। तो कल्चर को कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रमाइस है वो, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी की बनती है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियोलॉजिकल अप्रोच आर, तो इसका साइलेंट फीचर देख लीजिए और फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे, इसी के कंटिन्यूशन में रहेंगे। तो पहला देख लीजिए, इंडियन सोसाइटी इज़ यूनिक and it can be understood by theories and concepts unique to Indian society and not prevailing western theories and concepts। तो देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी देश के लोकल लोग उनका लिटरेचर ना लिख करके कोई दूर बैठा इंसान उनका लिटरेचर लिखता है, तो कई बार उसमें क्या होता है, त्रुटियां भी हो जाती हैं। वो अपनी समझ से लिखता है, यहाँ आकर के फील्ड स्टडी तो उसने किया नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है बहुत यूनिक है, उसकी जो थ्योरीज़ एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिक हैं, और ये वेस्टर्न थ्योरीज़ एंड कॉन्सेप्ट में इनको आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा है, इंडोलॉजिस्ट एम्फेसाइज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग दैन सजेस्टिंग सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। तो इंडोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं रादर देन सोल्यूशन देने में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ना। थर्ड देखिए, understanding of the society is developed in terms of continuity from the past and through identification of the historical moorings। तो देखिए सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना किस तरह से, क्या अंडरस्टैंडिंग होती, मान लीजिए किसी एक रिचुअल का या किसी एक रिलीजन में कुछ उसमें मान्यताएं चली आ रही, उसकी कॉन्टिन्यूटी को वो चेक करता है, यानी कि कितना वो कंटिन्यूस रहा है, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट यानी जो पुराने समय से, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन किसका करता है, हिस्टोरिकल मूरिंग्स का मतलब है कि उसका क्या कोई ऐतिहासिक महत्व भी है, उसका क्या कुछ कहीं ना कहीं इतिहास में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि नहीं, इस तरह से वो पूरा लिंक करते हैं ना। फोर्थ देखिए, दिस पर्सपेक्टिव सेल्डम यूजेस फील्ड व्यू फॉर टेकिंग इनटू द अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोजेनिटी एंड वेरिएशंस प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तो देखिए हेट्रोजेनिटी का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारे धर्म होना, कल्चर होना, है ना, सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारा डिवीज़न होना, ठीक है, इंट्रा डिवीज़न और इंटर डिवीज़न होना, ठीक है, और क्या होना, ये सब होते हुए भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना, ठीक है। The resulting view has been very broad, ideal and typical in nature। typical का मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब कठिन नहीं होता, बहुत लोग इसको कठिन समझ लेते हैं। typical का मतलब ये नहीं होता है। typical का मतलब होता है कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ की, किसी वस्तु की हो सकती हैं, किसी कॉन्सेप्ट की हो सकती हैं, है ना। और आप जब स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अगर बॉटनी पढ़ी होगी, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दो डिसिप्लिन्स उसके अंदर आते हैं। तो जब आप किसी, मान लीजिए सपोज डैट आप गुड़हल का फूल लेते हैं, तो आप उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, तो क्या कह दिया जाएगा, टिपिकल फ्लावर की बात हो रही है ना, ठीक है। आगे देखिए, इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव चेंज विद टाइम एज द नेचर ऑफ स्टडी चेंज, इट ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 2 स्ट्रीम्स, क्लासिकल इंडियोलॉजी एंड मॉडर्न इंडियोलॉजी, ठीक है।
तो आज हम क्लासिकल इंडोलॉजी कर लेते हैं, इतना ही समय हमारे पास है तो देख लीजिए. इट वॉज प्रिवलेंट बिफोर द 1920s इन द राइटिंग्स ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स. इट रिफर्स टू अ प्योर बुक व्यू पर्सपेक्टिव एज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट वर टेकन ऑन देयर फेस वैल्यू. तो इसमें प्योर बुक पर्सपेक्टिव व्यू क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बुकिश ही था वो टोटल, उसमें फील्ड स्टडीज़ नहीं थी, उनके अपने पर्सपेक्टिव्स थे, ठीक है, उनके अपने इन्फ्लुएंसेस थे, यानी वो कुछ पढ़ते थे उससे कुछ ड्रॉ कर लेते थे, कुछ कंक्लूजन निकाल लेते थे, वही सब चल रहा था. Initial emphasis of this perspective was on translation of Sanskrit text and on developing an understanding on that basis. तो संस्कृत टेक्स्ट को मान लीजिए वो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उससे वो सारी इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है. जैसे विलियम जोन्स का नाम आता है जिन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1787, विच लेटर emerged as a major study of the Indology, जो कि बाद में इंडोलॉजी का मेजर स्टडी का पार्ट बन गया, ठीक है. मैक्स मुलर का नाम सुना होगा आपने. सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, अ 50 वॉल्यूम वर्क पब्लिश्ड फ्रॉम 1879 ऑनवर्ड्स, ट्रांसलेटेड वेदास एंड अदर सेक्रेड टेक्स्ट. हेनरी मेन्स एंशिएंट लॉ 1861 एंड विलेज कम्युनिटीज इन ईस्ट एंड वेस्ट 1871. तो ये सारे इनके काम ही हैं, इन सारे मैक्स मुलर के, विलियम जोन्स के, ठीक है. वर क्लासिकल इंडोलॉजिकल टेक्स्ट, तो इन्हीं को पढ़ के और फिर वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस ड्रॉ करके अपना थ्योरी दे देते थे. Initial Indologists were either Western scholars on colonial British official letter. Many Indian Indological schools were also established, including the Theosophical Society in 1886, नाम सुना होगा. Oriental Research Institute in Mysore in 1891, भंडारकर इंस्टीट्यूट इन पुणे इन 1970. ये सारे नाम याद रखिए और इनका स्टैब्लिशमेंट भी याद रखिए, कब क्या इस्टेब्लिश हो रहा है, क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है. वेस्टर्न स्कॉलर्स इन जनरल हैड अ क्रिटिकल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडियन स्कॉलर्स, इन बाहर के लोग आएंगे तो इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज और स्कॉलर्स को क्रिटिसाइज करना ही करना है उनको, उनका काम ही यही है, ठीक है. ओके फाइन. हाईलाइटेड ग्रेटनेस एंड यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी. वेस्टर्न व्यू कंसीडर्ड इंडिया एज अ लैंड ऑफ विलेजेस. तो वेस्टर्न व्यू क्या मानता था कि इंडिया क्या है, लैंड ऑफ विलेजेस है, ठीक है. विच वर फर्दर कंसीडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट, आइसोलेटेड, स्टैटिक एंड ऑर्थोडॉक्स. ये सारे फीचर्स होते हैं विलेजेस में. रिलीजन वर्क कंसीडर सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर सोशल इंस्टीट्यूशन. तो कह रहे हैं कि रिलीजन एक केंद्र बन जाता है सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने का, वहीं से सब निकल रहा है, ठीक है. सोशल रिलेशनशिप्स वर गाइडेड बाय ट्रेडिशनलिज्म ऑन कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम इंडिया में था ही और आज भी है, ठीक है. कास्ट सिस्टम वॉज कंसिडर्ड एज अ क्लोज्ड एंड सिंबल ऑफ फ्यूडल एंड बैकवर्ड कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी. इसको फ्यूडल सामंती माना जाता है और बैकवर्ड कैरेक्टर है ना, यानी ये पीछे ले जाता है आपको 100 साल और, ठीक है. ग्रेजुअली जॉइंट फैमिलीज, पंचायत एंड जजमानी सिस्टम वर कंसिडर्ड अदर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सोशल लाइफ एंड सम रिसर्च वॉज डन ऑन दीज एलिमेंट्स एज वेल. तो बहुत सारा रिसर्च इनमें भी हुआ, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी किया गया. इंडियन सोसाइटी के ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं. तब तक आनंद से पढ़िए, इस सीरीज़ को एंजॉय करिए, एक एक पर्सपेक्टिव को जानिए इंडियन सोसाइटी के, और हम इसके कंटिन्यूशन में रहेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने निकाला है, उसको हम पढ़ेंगे. डोंट टेक बर्डन, आराम से पढ़िए, आनंद से पढ़िए. ऑल द बेस्ट.